दोस्तों, जब भी भारत में अपराध का नाम आता है तो टॉप 10 की लिस्ट में जो सबसे बड़े नाम आते हैं उनमें से एक नाम ऐसा भी है जिसने एक समय साउथ इंडिया के अपराध की बादशाहत हासिल कर ली। वो इतना शातिर था कि 3 राज्यों की पुलिस लगातार 36 सालों तक उसे खोजती रही, लेकिन वो इन्हें चक्कर पे चक्कर लगवाता रहा। जंगल के चप्पे चप्पे की जानकारी होने से उसने कुछ इस तरह से फायदा उठाया कि जंगल में उसे कोई भी पकड़ नहीं पाया और ना ही उसे कोई मार पाया, बल्कि जिसने भी उसके पीछे जाने की कोशिश की उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लाल चंदन की लकड़ी के तस्करी के लिए वो बिल्कुल कुख्यात था। उस समय पूरा देश लगभग उस एक इंसान के नाम से डरता था, और ये इंसान कोई और नहीं बल्कि वही चंदन तस्कर वीरप्पन है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि कैसे कर्नाटक के जंगलों से निकला एक अपराधी पूरे देश का सबसे बड़ा डर बन गया था, और किस तरह ऑपरेशन को खून के जरिए इस डर को देश से हमेशा के लिए खत्म किया गया। तो दोस्तों, आपको बताएंगे वीरप्पन के बारे में। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फैक्ट चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कर्नाटक में जन्मे वीरप्पन का पूरा नाम कुस मुनुस्वामी वीरप्पन था। वीरप्पन चंदन की तस्करी के साथ साथ हाथी के दांत की तस्करी, हाथियों के अवैध शिकार, पुलिस और वन अधिकारियों की हत्या और अपहरण जैसे कई मामलों का आरोपी भी था। कहा जाता है कि सरकार ने कुल 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा उसे पकड़ने के लिए खर्च कर दिए। वीरप्पन की दहशत कई दशकों तक तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के जंगलों में रही। वैसे वीरप्पन के बारे में कहा जाता है कि वो हाथी के माथे के बीचों बीच गोली मारकर उसे मार देता था, और उसने 17 साल की उम्र में पहली बार हाथी का शिकार किया था। यह वाकया 1987 के आसपास का है, जब वीरप्पन को लोग जानते भी नहीं थे। उस वक्त तमिलनाडु के एक जंगल में पेट्रोल पुलिस हुआ करती थी, जिसके प्रमुख थे गोपाल कृष्णन उर्फ रैम्बो। 9 अप्रैल 1993 की सुबह कोल्हापुर गांव में एक बैनर लगा था जिसमें रैम्बो के लिए वीरप्पन की तरफ से गालियां लिखी हुई थी। साथ में चुनौती भी दी गई थी कि अगर हिम्मत है तो आकर वीरप्पन को पकड़ के दिखाए। रैम्बो ने तय किया कि वो वीरप्पन को पकड़ने के लिए जाएंगे। रैम्बो और उनकी टीम जैसे पलायार पुल पर पहुंची, उनकी जीप खराब हो गई। जीप खराब होने के कारण उन्होंने जीप को छोड़ा और पुल पर तैनात पुलिस वालों से 2 बस ली। पहली बस में रैम्बो और उनके साथ 19 पुलिस वाले और 2 फॉरेस्ट गार्ड थे। पीछे आ रही दूसरी बस में अपने 6 साथियों के साथ तमिलनाडु पुलिस के इंस्पेक्टर अशोक कुमार चल रहे थे। वीरप्पन की गैंग ने तेजी से आती हुई बस की आवाज को सुनी। जैसे बस एक नियत जगह पर पहुंची, वीरप्पन की गैंग के सदस्य ने सुरंगों से जुड़ी वो 12 वोल्ट बैटरी के तार जोड़ दिए, जिससे जबरदस्त धमाका हुआ। पूरी बस हवा में उछली और बस में सवार सभी लोग मारे गए। ये वीरप्पन का पहला बड़ा हमला था। इसके बाद पूरे भारत में वीरप्पन का नाम कुख्यात हो गया और वीरप्पन डर का दूसरा नाम बन गया था। इस तरह एक बार फॉरेस्ट ऑफिसर श्रीनिवास ने वीरप्पन को गिरफ्तार किया था, लेकिन उसने पुलिस वालों से कहा कि उसके सिर में तेज दर्द है, इसलिए उसे तेल दिया जाए जिसे वो अपने सिर में लगा पाए। उसने वो तेल सिर में लगाने के बजाय अपने हाथों में लगाया और कुछ ही मिनट में उसकी कलाइयां हथकड़ी से बाहर आ गई। वीरप्पन फरार हो गया। जिसके बाद वीरप्पन ने श्रीनिवास को मारने का एक प्लान बनाया। मामला कुछ यूं था कि श्रीनिवास वीरप्पन के छोटे भाई अर्जुनल से लगातार संपर्क में थे। एक दिन अर्जुनल ने श्रीनिवास से कहा कि वीरप्पन सरेंडर करना चाहता है। फिर श्रीनिवास कुछ लोगों के साथ जंगल में वीरप्पन से मिलने के लिए गए। इस दौरान श्रीनिवास के साथ जाने वाले सभी लोग धीरे धीरे एक एक करके उनका साथ छोड़ते चले गए। एक समय फिर ऐसा आया जब वीरप्पन का भाई अर्जुनल ही उनके साथ रह गया, और जब वो एक तालाब के पास पहुंचे तो एक झाड़ी से कुछ लोग दिखाई दिए। वो वीरप्पन और उसकी गैंग थी। श्रीनिवास पहले तो ये समझे कि वीरप्पन सरेंडर करने वाला है, मगर इससे पहले कि श्रीनिवास कुछ कहते, वीरप्पन ने फायर करके श्रीनिवास की हत्या कर दी। लेकिन इस सब घटना से चर्चित और वीरप्पन को पूरे देश में मशहूर करने वाली घटना वो रही जब वीरप्पन ने कन्नड़ा फिल्म के सुपरस्टार राजकुमार को किडनैप कर लिया, जो 100 से ज्यादा दिनों तक वीरप्पन की गिरफ्त में रहे। वीरप्पन ने साल 2000 में कन्नड़ा सुपरस्टार राजकुमार को उनके फार्म हाउस से अगवा कर लिया। इस घटना के बाद राज्य में तनाव की स्थिति भी पैदा हो गई। बेंगलुरु में लोग सड़कों पर निकल आए थे। राजकुमार का अपहरण करने के बाद वीरप्पन ने उनकी रिहाई के लिए 50 करोड़ रुपए और राज्य के सरहदी इलाकों के लिए वेलफेयर स्कीम की मांग की। फिर 108 दिन के बाद वीरप्पन ने अभिनेता राजकुमार को रिहा कर दिया था, लेकिन इस बात का पता नहीं चला कि सरकार ने वीरप्पन की मांगें स्वीकार करी या फिर नहीं। राजकुमार अपहरण मामले में तो ये भी कहा जाता है कि वीरप्पन ने जो शर्तें रखी थी उसमें सुपरस्टार रजनीकांत से भी मिलने की शर्त थी। जिसके बाद रजनीकांत एक फ्लाइट के जरिए कर्नाटक की जगह पर पहुंचे, जहां पुलिस की गाड़ियों के बहुत बड़े काफिले ने उनका स्वागत किया। वहां से रजनीकांत एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में सवार होकर वीरप्पन से मिलने के लिए रवाना हुए, और ऐसा माना जाता है कि सुपरस्टार रजनीकांत की वीरप्पन के साथ जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात की राजकुमार की रिहाई में सबसे बड़ी भूमिका थी।
और फिर अभिनेता राजकुमार अपहरण की घटना के बाद वीरप्पन सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन गया। तमिलनाडु और कर्नाटका सरकार ने मिलकर उस पे 5 करोड़ का इनाम रखा था। ऐसे में 2003 में जयललिता ने वीरप्पन को मारने के लिए विजय कुमार नाम के एक ऑफिसर को एसटीएफ चीफ बना दिया। ये वही विजय कुमार हैं जो 1993 में वीरप्पन को पकड़ने के एक अभियान में शामिल भी थे, हालांकि उस समय सफल नहीं रहे थे। एसटीएफ का प्रमुख बनते ही विजय कुमार ने वीरप्पन के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी। अब वो दौर था जब वीरप्पन की उम्र 52 साल की थी। उस वक्त वीरप्पन की आंखों में कुछ तकलीफ थी। इसके अलावा वीरप्पन को डायबिटीज भी था। उसकी तबीयत लगातार खराब हो रही थी। जिसके बाद पुलिस अधिकारी विजय कुमार ने कुकुन नाम के एक ऑपरेशन को चलाया और अपने एसटीएफ के साथियों को उस वीरप्पन की गैंग में भर्ती करवा दिया, जिससे वीरप्पन के काम की जानकारी विजय कुमार को चल रही थी। आखिर वो वक्त आ ही गया जिसका सभी को इंतजार था। वीरप्पन ने आंखों के इलाज को करवाने का फैसला किया, जिसके लिए उसे जंगल से बाहर आना पड़ा। वीरप्पन के लिए खास एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया। अब एम्बुलेंस में एसटीएफ के 2 लोग मौजूद थे, जिसमें इंस्पेक्टर विलय दुरई और ड्राइवर सरवन, जो कि हॉस्पिटल के स्टाफ के भेस में थे। वीरप्पन ने सफेद कपड़े पहने हुए थे और पहचाने जाने के डर से उसने अपनी मूंछों को काट दिया। वीरप्पन और उसके 3 साथियों को लेकर एम्बुलेंस वहां से रवाना हो गई। अपने पूर्व निर्धारित स्थान पर ड्राइवर ने इतनी जोर से गाड़ी की ब्रेक लगाई कि एम्बुलेंस में बैठे सभी लोग जगह से गिर गए। उसके बाद सरवन, जो ड्राइवर था, वो दौड़कर विजय कुमार के पास गया। विजय कुमार ने उसके मुंह से साफ साफ सुना कि वीरप्पन एम्बुलेंस के अंदर है, और तभी उनके असिस्टेंट की आवाज फोन पर गूंजी, हथियार डाल दो, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। पहला फायर वीरप्पन की तरफ से आया और फिर पुलिस की चारों तरफ से गोलियां चलने लगी। ऑपरेशन को लीड कर रहे विजय कुमार ने भी AK-47 से एम्बुलेंस पर फायर कर दिया। थोड़ी देर के बाद एम्बुलेंस से जवाबी फायर आना बंद हो गया। कहा जाता है कि कुल 338 राउंड गोलियां चलाई गई थी। एकदम से सब कुछ धुआं हो गया। वहीं एक जोर की आवाज आई, ऑल क्लियर। एनकाउंटर 10:50 पर शुरू हुआ और 20 मिनट के अंदर वीरप्पन और उसके 3 साथी मारे जा चुके थे। 10 महीने से चल रहा ऑपरेशन सिर्फ 20 मिनट में खत्म हो गया। जंगल और उसके आसपास के स्थानीय इलाकों में वीरप्पन की इमेज रॉबिनहुड जैसी थी। शायद यही कारण था कि पोस्टमार्टम के बाद उसकी लाश जब अस्पताल से बाहर रखी गई तो वीरप्पन को देखने के लिए हजारों की भीड़ लगी हुई थी। अपनी जान पर खेलकर वीरप्पन की गैंग में शामिल हुए वो पुलिस वाले बहुत दिलेर थे। इसलिए उनकी उस बहादुरी के सम्मान में जयललिता ने इस ऑपरेशन में शामिल हर जवान को 3-3 लाख रुपए दिए और सभी को प्रमोशन भी मिला। इसके साथ ही सभी को उनके अपने शहर में सरकार की तरफ से एक घर भी मिला। तो दोस्तों, ये थी वीरप्पन की कहानी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। ध्यान रखिए अपना।